Hello, Assalamu alaikum friends. As you know, we are implementing our capacity building project named as Enabling Youth for Education. And now we are here online for you for your biology class. Miss Aisha is here. I would like to ask Miss Aisha to start his lecture. So, Assalamu alaikum everyone. This is me, Aisha Nadeen, your biology teacher, and today we are on our class ninth. So today we are going to start a new chapter that is our first kingdom. Yesterday we have discussed that there are a variety of life present on Earth, and some scientists, some taxonomists uh, just classified them, the living organisms, to clarify all the confusions about their names, about their habitat, and anything. They classified all the organisms on the basis of their similarities or their genetics material. So basically, there are about five kingdoms that we study. That all the living organisms are generally classified into these five kingdoms. But the only thing that is not included in any kingdom is virus, and we have discussed about viruses yesterday already. So today we are going to start from our very first kingdom, that is kingdom Monera, also known as kingdom Prokaryotes. So without wasting our time, let's start today's lecture. So here you can see that today is the main topic of ours is Kingdom Monera. So first of all, let us discuss about the main characteristics of Kingdom Monera. अगर किंगडम मोनेरा के बारे में बात की जाए तो इट इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, included all the smallest and simplest life forms, unicellular organisms, and the only kingdom that contain prokaryotic organisms. Means कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम किंगडम मोनेरा की देखें, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड यस्टरडे के क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें तीन ही होने चाहिए कि या वो जो जानदार होगा जो किंगडम मोनेरा में होगा वो यूनिसेलुलर होगा, सिंगल सेल्ड, एज वेल एज उसके अंदर सेल भी प्रोकैरियोटिक होगा, नॉट यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक सेल उसको बोलते हैं जिसके अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाए, उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं. और प्रोकैरियोटिक सेल्स जिन जानदारों में होता है उन जानदारों को हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जिनके अंदर कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता. तो कैरेक्टरिस्टिक्स में भी सिमिलर यही आता है कि ऐसे जानदार जो प्रोकैरियोट्स हो, एज वेल एज जो यूनिसेल्ड हो, और मोस्ट सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, और दुनिया में बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड मतलब फैले हुए हैं, बहुत ज्यादा पाए जाने वाले हैं, वो तमाम जानदार जो है ना किंगडम मोनेरा में आता है. और उन जानदारों में आते ही दो ऑर्गेनिजम्स हैं, एज आई टोल्ड यू के ओनली बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया आर दोज टू ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रोकैरियोट्स ओनली. क्योंकि प्रोकैरियोट्स जो है ना वो ज्यादा जानदार प्रोकैरियोट्स नहीं है, सिर्फ बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया वाहिद ऐसे जानदार हैं जो प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी में आते हैं, और इसीलिए इनको एक प्रॉपर अलग किंगडम में रखा गया, दैट इज किंगडम मोनेरा. और किंगडम मोनेरा को हम किंगडम प्रोकैरियोटा भी कह सकते हैं. यहाँ पर अगर आप एक बज़ाहिर एक डायग्राम देखें, सो यू कैन सी अ बैक्टीरिया. इसके साथ इसके अगर आप देखेंगे बैक्टीरिया के ऊपर कवरिंग पे, अच्छा हमने ऑलरेडी पढ़ा कि सेल वॉल किस में पाई जाती है, सेल वॉल बैक्टीरिया में भी पाई जाती है. बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल तो है, लेकिन सेल वॉल के अंदर सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अगर आप देखेंगे तो क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है बैक्टीरिया, तो इसके अंदर एक प्रॉपर ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते सेल के. इसके अंदर एक जो है ना न्यूक्लियोइड पाया जाता है जिसको हम डीएनए कहते हैं, जो बिल्कुल सेंट्रल में कॉइल फॉर्म में पाया जाता है, जिसके इर्द गिर्द का जो पार्ट है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. आफ्टर द सेल वॉल देयर इज अ कैप्सूल. कैप्सूल का क्या काम है? प्रोटेक्शन करना इसकी बैक्टीरिया की. कैप्सूल के ऊपर छोटे छोटे जो है ना एक पीली एक ह्यूमन एक यूं समझ लें एक आउटग्रोथ आ रही है कैप्सूल के ऊपर. तो वो यहाँ पर जो है ना बहुत सारी, जिसको हम अगर प्लूरल फॉर्म में कहेंगे तो पाइलस कहेंगे. और बैक्टीरिया का जो लोकोमोटरी ऑर्गन है जिससे बैक्टीरिया लोकोमोट करता है, दैट इज फ्लेजिला. तो फ्लेजिला एक बहुत लॉन्ग सा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फ्लेजिला जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा तादाद में भी कम होंगे और बहुत लॉन्ग होगा. तो यहाँ पर भी फ्लेजिला बैक्टीरिया में एक ही है जो कि मूवमेंट करवाता है इस बैक्टीरिया को.
तो ये एक सिंपल बैक्टीरिया है जो कि इंक्लूड है किंगडम मोनेरा में। सो मतलब आहिस्ता आहिस्ता फर्दरली हम जो है ना बैक्टीरिया और इसकी चीजों को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, okay, you can see there a tabular form of the kingdom monera, the classic key structure of kingdom monera. Kingdom monera is basically divided into two, eubacteria and archaeobacteria. Eubacteria are also called true bacteria और archaeobacteria are called ancient bacteria, जो बहुत कदीम और पहले पाए जाते थे उनको। Furthermore, eubacteria are divided into heterotrophic bacteria and autotrophic bacteria. Autotrophic bacteria as well divided into two. Number one is chemoautotrophs, number second is photoautotrophs. और chemoautotrophs होते हैं सल्फर बैक्टीरिया और photoautotrophs हैं साइनोबैक्टीरिया। अगर आर्कियोबैक्टीरिया की बात की जाए तो ये हेलोफिल्स होते हैं और थर्मोएसिडोफिल्स होते हैं, मिथेनोजेंस होते हैं। और ये जो क्लासिफिकेशन हुई है ना आर्कियोबैक्टीरिया की, ये हुई हुई है उसकी हैबिटेट की बेस पे। हैबिटेट हम किसको कहते हैं? द प्लेस वेयर आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव। कोई भी ऐसी प्लेस जहां पर कोई जानदार रह रहा है उसको उसकी हैबिटेट कहा जाता है। तो हेलोफिल जो है वो साल्ट एरियाज में पाए जाते हैं जहां पर सॉल्ट की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो, वाटर की कंसेंट्रेशन कम हो। तो सॉल्ट एरियाज में हेलोफिल्स होते हैं। और थर्मो एसिडोफिल्स जो है ना वो हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं, मतलब बहुत हॉट टेम्परेचर्स में। और जबकि मिथेनोजेंस जो है वो मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं। तो बेसिकली मोनेरा जो है वो उसके अंदर बैक्टीरिया भी आते हैं, लेकिन बैक्टीरिया भी फर्दर मोर दो उसमें डिवाइडेड है। ओके, नेक्स्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्कियोबैक्टीरिया के बारे में। आर्कियोबैक्टीरिया को हम कहते हैं एंशिएंट बैक्टीरिया, बहुत कदीम बैक्टीरिया होते हैं और इनके जो हैबिटेट है ना वो नॉर्मल बैक्टीरिया से बहुत डिफरेंट होता है। इसके ऊपर एक जो सेल वॉल होती है वो बहुत ज्यादा रिजिड होती है। अगर इसकी सेल वॉल की बात की जाए तो इसकी सेल वॉल बहुत ज्यादा रिजिड है, सख्त है। अगर हैबिटेट की बात की जाए तो ये कहाँ रहते हैं? ये एक्सट्रीम हैबिटेट से इसकी, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा ऑलरेडी कि या तो ये जो है ना सॉल्ट एरियाज में होंगे जहां पर हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन होगी, या तो ये हद से ज्यादा हॉट स्प्रिंग्स में यानी हाई टेम्परेचर वाले एरिया में रहेंगे, या फिर ये मार्शी एरियाज में रहेंगे, जहाँ ऑक्सीजन फ्री मार्शी एरियाज, मतलब जहाँ ऑक्सीजन जो है ना मौजूद नहीं होता उस जगह पर। तो इनके जो हैबिटेट है ना वो एक्सट्रीम है, वो बहुत ज्यादा एक नॉर्मल बैक्टीरिया से। और ये बहुत एंशिएंट बैक्टीरिया, इनका नाम ही, इनके नाम के मायने ही यही है, एंशिएंट बैक्टीरिया दैट आर फाउंड ऑन सम एक्सट्रीम हैबिटेट्स ऑन अर्थ। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे बैक्टीरिया का, इसके भी सिमिलर जो है ना मॉर्फोलॉजी है। इसके अंदर अगर आप देख रहे हैं तो इसके ऊपर सेल वॉल है, सेल वॉल के ऊपर कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर जो इनका एक क्रोमोसोमल डीएनए है जिसके ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, राइबोसोम्स है। इसके अलावा इसके ऊपर जो है ना बहुत सारे पिलीज निकले हुए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें जो लॉन्ग आपको धागे नुमा स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, ये फ्लैजिला कहलाते हैं, जो कि इसको मूवी में हेल्प करते हैं। फिर नेक्स्ट, okay, there is the description of bacterial characteristics. अगर बैक्टीरिया, अभी हमने आर्किया बैक्टीरिया की डिस्कशन की कि किस तरीके का होता है और क्या उसके बेसिक टर्म्स हैं। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया उससे ज्यादा सिंपल है। आपको पता है बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है एज वेल एज प्रोकैरियोटिक है, यानी इसके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, जिसके प्रिमिटिव न्यूक्लियस उसको बोलेंगे जिसके ऊपर एक पर्टिकुलर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हो। ऐसे समझ लिया उस न्यूक्लियस को हम प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहते हैं, या आप इसको इनकम्प्लीट न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। तो ऐसे जानदार को हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं और ऐसे सेल को हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। अगर जीनोम की बात की जाए, लाइक उसकी जेनेटिक्स देखा जाए, तो इसके अंदर एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है डीएनए का, एक सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है डीएनए का। और आपको पता है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। इसके अलावा ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है ये स्मॉल सर्कुलर फॉर्म में पाया जाता है जिसको हम कहते हैं प्लास्मिड। तो इसके अंदर एक प्लास्मिड हो गया, न्यूक्लियस है नहीं इसके अंदर, यूनिसेल्ड है यानी एक सेल वाला है। और अगर इसके सेल वॉल की बात की जाए तो सेल वॉल बहुत ज्यादा रिजिड होती है बैक्टीरिया की, यानी सख्त होती है, जो उसको शक्ति प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी देती है, एज वेल एज उसकी शेप भी बनाती है। ओके, नेक्स्ट। यहाँ पर अगर आप देखें क्लियरली, here are a very clear diagram showing on your screens. You can see कि यहाँ पर वही सिमिलर मॉर्फोलॉजी की बात हो रही है, फ्लैजिला है एज वेल एज सेल वॉल है। यहाँ पर ज्यादा अच्छे कलरफुल वे में
एक एक पर्टिकुलर पार्ट्स को दिखाया गया है। यू कैन सी कि सबसे इंटीरियर पार्ट जो बैक्टीरिया का है वो साइटोप्लाज्म है, जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जो है ना राइबोसोम्स मौजूद हैं, प्रोटीन फैक्टरीज। इसके ऊपर ये जो आपको ब्लू कलर का धागा, जो उलझा हुआ धागा आपको एक नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं डीएनए। ये डीएनए का मॉलिक्यूल है। ओके, here we have a question, that is what is the difference between marshy and salt places? देखिए, marshy और salt places के अंदर जो majority अगर देखा जाता है ना डिफरेंस, तो वो इतना नहीं है। salt places हम किसी भी ऐसी प्लेस को कह सकते हैं जिसके अंदर salt concentration बहुत ज्यादा हो। इधर वो कहीं पे भी प्लेस हो जहां पर पानी की कमी है और सॉल्ट बहुत ज्यादा है, उसको हम सॉल्टी प्लेसेस कह सकते हैं। जबकि मार्शी प्लेसेस हम पर्टिकुलर एक टर्म को बोलते हैं जो सी साइड के वहां पर जगहें पाई जाती ना, समंदर के इर्द गिर्द, जो बहुत ज्यादा, जहाँ नमकियात हद से ज्यादा है, प्लांट्स बहुत ज्यादा जो है ना डिफरेंट किस्म के पाए जाते हैं, उस पर्टिकुलर जगह को, जो समंदर के इर्द गिर्द वाला एरिया होता है, उसको हम मार्शी प्लेसेस कहते हैं। और सॉल्टी प्लेसेस भी आप उसी को ही कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही जगह पर सॉल्ट कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। पर मार्श जो लफ्ज हम पर्टिकुलर लफ्ज यूज कर रहे हैं मार्शी, वो हम सी साइड वाले एरिया के लिए यूज करते हैं। जबकि सॉल्टी तो हम किसी भी एक पर्टिकुलर हैबिटेट के लिए नहीं, किसी भी एरिया जहां पर सॉल्ट बहुत ज्यादा है उसको हम सॉल्टी प्लेसेस कह सकते हैं। तो ये एक जस्ट एक जनरल डिफरेंस है इन दोनों के बारे में। ओके, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। मैं आपको बता रही थी कि जो ब्लू कलर का एक लॉन्ग थ्रेड है, दैट इज डीएनए। इसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल है, सेल वॉल के ऊपर जो है कैप्सूल मौजूद है, और कैप्सूल पे बहुत सारे पाइलस लगे हुए हैं, लाइक थ्रेड लाइक जो है ना आउटग्रोथ हुई हुई है, और एक लॉन्ग फ्लेजिला है जो कि मूवमेंट करवाता है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, अब अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया पहले भी हमने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज ऐड हुई भी है, दैट इज माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्मास। तो अगर और डिटेलिंग अगर हम क्लासिफिकेशन देखें बैक्टीरिया की, तो वही सिमिलर है। आर्किया बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया है, और माइकोप्लाज्मास है। तो फर्दर मोर इनको एक एक करके डिवाइड हम जो है ना डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्किया बैक्टीरिया की। नेक्स्ट। ओके, हियर यू कैन सी कि आर्किया बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में सरवाइव कर जाए। एक्सट्रीम इन्वायरमेंट मतलब जहाँ हद से ज्यादा जो है, यूं समझ लें कि टेम्परेचर हो, बहुत ज्यादा डीप सी वेंट्स मतलब किसी भी एरिया में जहां पर बहुत ज्यादा पानी की कंसेंट्रेशन है, या डीप सी मतलब बहुत गहरे समंदर में, एज वेल एज बॉइलिंग मर्च, यानी हद से ज्यादा जो मर्च हम बोलते हैं मिट्टी वाली जगह, हद से ज्यादा जो है ना गर्माइश वाली मिट्टी हो, या कैसा भी एरिया हो, यानी एक्सट्रीम कंडीशन हम उसको बोलते हैं, जो बिल्कुल ही हाई पीक पे हो, लाइक उससे ज्यादा कोई और कंडीशन बुरी नहीं हो सकती। उन एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर भी जो है ना ये बैक्टीरिया सरवाइव करते हैं, तो इसलिए इनको कहा जाता है कि ये बेस्ट सर्वाइवल्स हैं। इसके अंदर मीथेन फॉर्मिंग, साल्ट लविंग और हीट लविंग बैक्टीरिया आते हैं। अगर जो है ना एक यहाँ पर आप एक डायग्राम देखें, ये येलो स्टोन है नेशनल पार्क जो है, इसमें क्या होता है कि द कलरिंग कम्स फ्रॉम द मैसिव अमाउंट ऑफ आर्किया बैक्टीरिया। आपको इस पूरे स्ट्रक्चर में जो कलर्स नजर आ रहे हैं ना डायग्राम में, ये जो है आर्किया बैक्टीरिया की बदौलत या आर्किया बैक्टीरिया की वजह से इसके अंदर बहुत ज्यादा मैसिव अमाउंट ऑफ कलर्स नजर आ रहे हैं। एंड कैन विदड्रॉन एक्सट्रीम टेम्परेचर, जो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं। और ये बैक्टीरिया कीमोसेंथिसर्स है। कीमोसेंथिसर्स उन बैक्टीरिया को कहते हैं जो केमिकल के जरिए अपना खाना या प्रोवाइड खुद ही से मतलब बना लें। थर्मोएसिडोफाइलिक बैक्टीरिया कहते हैं कि जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है ना कैन ओनली लिव इन वाटर विच इज वेरी हॉट, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो हद से ज्यादा गर्म पानी में रह सके। उनका पानी का टेम्परेचर स्पेसिफिक है 70 टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने गर्म पानी पर, पानी के अंदर जो बैक्टीरिया सरवाइव करते हैं उनको हम कहते हैं थर्मोएसिडोफिलिक बैक्टीरिया। और क्योंकि जो है ना एसिडिक है, तो उनकी जो सल्फ्यूरिक एसिड की कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा भी है, और ये हॉट स्प्रिंग यानी हॉट टेम्परेचर में पाए जाते हैं। तो आर्के बैक्टीरिया बेसिकली एक अनदर टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जो कि हमारे यहाँ पर कॉमनली पाए जाने वाले बैक्टीरिया से बहुत डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट। Okay, here let us discuss about यू बैक्टीरिया। यू मीन्स ट्रू, तो यू बैक्टीरिया को आप ट्रू बैक्टीरिया कह सकते हैं। ट्रू बैक्टीरियाज या यू बैक्टीरियाज कहाँ पाए जाते हैं? हर इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, लाइक सरफेस ऑफ ह्यूमन स्किन हो गया,
इंटेस्टाइन्स ऑफ एनिमल्स हो गया, ऑन अ लॉग हो गया, एंड एनीवेयर लाइक कहीं पे भी जो है ना, जिसकी भी किस्म के बैक्टीरिया किसी भी जगह पर पाए जा रहे हैं, हम सिंपली कह सकते हैं कि वो यू बैक्टीरिया है, जो कॉमनली हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। अगर हम इसको आइडेंटिफाई किया जा सके, आइडेंटिफाई किस बेसिस पे कर सकते हैं, ऑफ्टन आइडेंटिफाइड विद द ग्राम स्टेन मेथड। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक मेथड निकाला था ग्राम स्टेन मेथड, जिसके अंदर उन्होंने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज के बारे में बात की थी। ग्राम नेगेटिव वो होते हैं जो कि कैन नॉट रिटेन स्टेन व्हेन टेस्टेड, मतलब जो कि कलर में कलर जिसके अंदर तब्दील नहीं होता, उनको हम ग्राम नेगेटिव कहते हैं। जब उसको टेस्ट किया जाए तो ऐसे बैक्टीरिया जो स्टेन नहीं हो यानी कलर्स में नहीं आए, उसको हम ग्राम नेगेटिव कहते हैं। जबकि ग्राम पॉजिटिव वो बैक्टीरिया है जो कि डार्क ब्लू कलर में चेंज हो जाते हैं जब उसको टेस्ट किया जाए। तो इस बेसिस पर हम बैक्टीरिया को ना क्लासिफाई कर लेते हैं कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है या ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ओके, नेक्स्ट। ऑलराइट, सो किंगडम ट्रू बैक्टीरिया यानी यू बैक्टीरिया फर्दर मोर डिवाइडेड है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में। साइनोबैक्टीरिया का वर्ड अगर हम देखें तो हमें ऐसा लगता है कि बैक्टीरिया के बारे में बात हो रही है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया एक ब्लू ग्रीन अल्जी है जो कि हम आगे डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट। ऑलराइट, थैंक यू। पहले हम बात करते हैं ट्रू बैक्टीरिया के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इनका काम क्या है। ऑलरेडी हम थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं, पर थोड़ी मजीद डिटेलिंग अगर हम देखें तो इन बैक्टीरिया का काम है कि ये फूड एब्जॉर्ब करते हैं हमारे सराउंडिंग्स में से। लाइक हमारे सराउंडिंग में जितने भी बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं, उनका मेन काम क्या है? फूड एब्जॉर्ब करना, फूड मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करना। इसके अलावा ये जो है ना, मेजोरिटी दे रिली ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स टू प्रोवाइड देम विद फूड, मतलब दूसरे जानदारों पर लग जाते हैं ताकि वो जो है ना, मतलब डिकम्पोजर्स भी एक तरीके से और हेटरोट्रॉफ भी हैं और ऑटोट्रॉफ भी हैं। तो इनकी जो न्यूट्रिशन है ना, वो अलग अलग बेसिस पे है। अगर ये डिकम्पोजर्स हैं तो इनका काम क्या होगा, ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करेंगे, उनसे एनर्जी हासिल करेंगे, और इसी वाले बैक्टीरिया को जो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, इनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। और बैक्टीरिया सम टाइम या मेनी टाइम, मतलब कह सकते हैं कि मेजोरिटी जो है ना बैक्टीरिया हमारे लिए बड़े बेनिफिशियल होते हैं। जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर अगर बैक्टीरिया है तो वो क्या काम करेगा, हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करेगा। तो एक तरीके से बैक्टीरिया को कहा जाता है कि ये जो कुछ बेनिफिशियल भी है कुछ हद तक, और कुछ हद तक जो है ना ये हार्मफुल भी है ह्यूमंस के लिए और दूसरी चीजों के लिए। तो डिफरेंट किस्म के बैक्टीरियाज की डिफरेंट किस्म की न्यूट्रिशन है। ओके, नेक्स्ट। ओके, साइनोबैक्टीरिया की अगर हम बात करें, साइनोबैक्टीरिया फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला एक जानदार है और हैवी यूनिसेलुलर। अगर देखा जाए इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और ये अपना खाना खुद ही बनाता है। और अगर बहुत इसकी शेप देखी जाए ना, तो डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट शेप्स एंड अटैच टू ईच अदर इन लॉन्ग चेन्स एंड क्लस्टर्स। इस ये जो छोटे छोटे साइनोबैक्टीरिया का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ना, साइनोबैक्टीरिया के अंदर छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मिलकर लॉन्ग चेन बनाते हैं। इसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। स्ट्रक्चरल वाइज अगर एग्जांपल देखी जाए तो साइनोबैक्टीरिया स्मेली ग्रीन स्टम फाउंड ऑन द टॉप ऑफ द पॉन्ड। अगर आप कभी पॉन्ड देखे हैं यानी एक छोटा सा तालाब या नदी, नदी तो नहीं, खैर तालाब की अगर हम बात करें तो उसके ऊपर जो एक ग्रीनरी सी आ जाती है, या कहीं पे पानी खड़ा है उसके ऊपर जो ग्रीन ग्रीन काही आ जाती है, उसके अंदर साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो कि ग्रीन कलर में बजाही नजर भी आ रहे होते हैं क्लियरली। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद हम बात करते हैं नॉस्टॉक की। नॉस्टॉक क्या है बेसिकली? अभी अभी हमने साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात की, तो साइनोबैक्टीरिया की एक जीनस है नॉस्टॉक। तो नॉस्टॉक बेसिकली ब्लू ग्रीन अलजी की जीनस है, जिसके अंदर सेल्स जो है वो अरेंज हुए होते हैं बीड लाइक चेन्स दैट आर ग्रुप टुगेदर इन अ जिलेटिनियस मास, यानी कि एक बहुत सारे मास के अंदर जो है ना, बहुत सारे छोटे 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 यूं समझ ले बीड लाइक चेन स्ट्रक्चर्स आपस में जुड़कर एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। ये जो है ना, एक छोटे से माइक्रोस्कोपिक से लेकर एक वॉलनट यानी एक लार्ज स्ट्रक्चर तक इनका साइज वरी करता है। बहुत छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। अगर मासेस ऑफ नॉस्ट्रिक की बात की जाए तो मासेस ऑफ नॉस्ट्रिक में बी फाउंड ऑन सॉइल एंड फ्लोटिंग इन क्वाइट वाटर, यानी या तो ये पानी के ऊपर पाए जा सकते हैं या मिट्टी के अंदर भी नॉस्ट्रिक पाए जाते हैं। अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, और इसके ऊपर जो इसकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ज्यादा थिक होती है, जिसके अंदर जो है ना, मतलब बहुत टाइम तक किसी भी अपने मतलब डेसिकेशन कर सकते
ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब बहुत टाइम तक ये सर्वाइव करने की एबिलिटी रखते हैं। आफ्टर 70 years of dry storage, the akinete of one species germinate into a filament when moistened। मतलब अब बहुत टाइम लॉन्ग पीरियड तक भी आप जो है ना इन नॉस्टो को स्टोर कर सकते हैं। 70 years के बाद जो है ना, अगर इसको देखा एक बार देखा गया कि ये जो है ना इसकी स्टोरेज की गई थी, तो 70 years बाद क्या हुआ था कि जो इसके फाइलामेंट्स है ना, उनको अगर किसी मॉइस्ट प्लेस पे रखा गया ना, तो वो जर्मिनेट कर गए, लाइक मजीद नॉस्टोक बन गए। तो क्या होता है कि नॉस्टोक में बहुत बड़ी एबिलिटी होती है कि वो बहुत लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं, और बहुत छोटे छोटे बीड्स जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लॉन्ग चेन बनाते हैं। और ये साइनोबैक्टीरिया की ही एक एग्जांपल, या आप यूं समझ लें जीनस है। और साइनोबैक्टीरिया बेसिकली ब्लू ग्रीन अल्जी है, यानी यूनिसेलुलर अल्जी है। ओके नेक्स्ट। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट आर माइकोप्लाज्मास। माइकोप्लाज्मास को बोलते हैं बहुत छोटे सेल्स, जो कि सबसे पहले लाइक हैं बैक्टीरिया से, पर बहुत स्मॉलर सेल्स होते हैं बैक्टीरिया के, जिसको हम बैक्टीरिया की कैटेगरीज में रखते हैं। बहुत स्मॉलर सेल्स जो बैक्टीरिया से भी ज्यादा स्मॉलेस्ट होते हैं बाय साइज, इसको हमने एक अलग कैटेगरी में रखा, दैट इज माइकोप्लाज्मास। ओके नेक्स्ट। उसके बाद अगर हम शेप्स की बात करें, तो देयर आर थ्री बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। नंबर वन इज कुकी, नंबर टू इज बेसिलिन, नंबर थ्री इज स्पाइरली। तो कुकी की अगर हम बात करें, कुकी एक ऐसी शेप है बैक्टीरिया की दैट इज राउंड। अगर बैक्टीरिया गोल है, राउंड है, और पाया जा रहा है लाइक स्ट्रक्चर में, मतलब सर्कुलर स्ट्रक्चर में पाया जा रहा है, तो उसको हम कोकी कहते हैं। बेसिली की अगर हम बात करें, बेसिली वो बैक्टीरिया है जो कि मतलब रोड शेप्ड होता है। रोड शेप्ड बोलते हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हो रोड जैसे ना, उसको हम कहते हैं रोड शेप। जबकि स्पाइरली जो है ना, वो स्पाइरल होगा। स्पाइरल मतलब लाइक जिगजैग मैनर में स्पाइरली जो है ना पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया है। कोकी जो है वो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेप थ्रोट, मतलब हमारे थ्रॉट यानी हमारी गले के अंदर अगर कभी खराबी होती है तो उसके रिस्पॉन्सिबल यही होते हैं। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल फॉर टूथ डीके एंड एंथ्रेक्स। हमारे जो दांत डीके होते हैं, लाइक टूटते हैं या वो होते हैं एक तरीके से, डीके मतलब खत्म होते हैं, हमारे दांतों में जो प्रॉब्लम्स रहती है वो बेसिली बैक्टीरिया की वजह से होती है। जबकि स्पाइरली जो है ना, वो इजिली टू आइडेंटिफाई, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि इसको कोई भी इजिली आइडेंटिफाई कर लेता है। ओके नेक्स्ट। Okay, here you can see a variety of shapes of bacteria। सबसे पहले हम कुकी की बात करें, तो कुकी स्ट्रक्चर्स उसको बोलेंगे जो सर्कुलर होगा, ठीक है, एज आई टोल्ड यू। बेसिली वो होंगे जो रोड शेप्ड होंगे, और स्पाइरली हम उसको कहेंगे जो बिल्कुल यू नो स्पाइरल हो। तो उसके अंदर भी मजीद कैटेगराइज हुए में ये, जैसे सबसे पहले हम बात करें डिप्लोकोकी। डिप्लोकोकी उसको हम कहेंगे जिसके अंदर दो कोकी मौजूद हो। एज यू कैन सी के दो छोटी छोटी बॉल्स लगी हुई है, ये दो कोकी बैक्टीरिया हैं, और क्योंकि दो कोकी बैक्टीरिया हैं तो उसको आप डिप्लोकोकी कह सकते हैं। डिप्लोकोकी के बाद अगर चार हैं तो उसको आप टेट्राड कह सकते हैं। अगर थोड़ा ज्यादा स्ट्रक्चर बना लिया, लाइक चार और चार का, उसको हम कहेंगे सार्कीना, यानी आठ बेसिली आठ कोकी वाला स्ट्रक्चर। और उसके बराबर में एक जो बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये स्टेफाइलोकोकी है, जिसमें बहुत सारे कुकीज जो है ना छोटे छोटे एक स्ट्रेट पैरेलली लगे हुए हैं। और अगर यही जो है ना एक लॉन्ग चेन बना रहे हैं, इसको हम कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकी। तो है कुकी ही, लेकिन उसके अंदर फर्दरली ये कैटेगराइज हुए हैं कि ये किस तरीके से अरेंज हुए हैं। सेम एज इट इज बेसिली की अगर हम बात करें, अगर एक सिंगल पाया जा रहा है तो उसको हम कहेंगे स्पोर फॉर्मर। अगर उस पर फ्लेजिला लगे हुए हैं तो उसको हम कहेंगे फ्लेजिलिएट रूट्स। और अगर बहुत सारे बेसिली एक साथ अरेंज हुए हुए लॉन्ग चेन में, तो उसको हम कहेंगे चेन ऑफ बेसिली। इसके बाद अगर हम स्पाइरल उसकी बात करें, जो स्पाइरली पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं स्पाइरोकिट्स। स्पाइरोकिट्स वो बैक्टीरिया जो स्पाइरली पाए जा रहे हैं। कुछ ऐसे स्पाइरला होते हैं जो जिनमें फ्लेजिला भी होता है, तो वो स्ट्रक्चर्स में कैसे होंगे होंगे स्पाइरली, लेकिन उसपे से फ्लेजिला निकल रहे होंगे। अगर विब्रियो की बात करें, विब्रियो एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कोमे की तरह होता है। लाइक हम नॉर्मली तौर पे हम लिखते हैं, जब भी राइटिंग करते हैं तो कहीं पे सेंटेंस में पॉज होता है तो हम आप कोमा मेंशन करते हैं। तो कोमे के स्ट्रक्चर में जो बैक्टीरिया होगा शेप में, उसको हम कहेंगे विब्रियो बैक्टीरिया। और उसमें भी मेजोरिटी जो है ना फ्लैजिला पाया जाता है। तो ये डिफरेंट शेप्स हैं बैक्टीरिया की। ओके नेक्स्ट।
मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया किस चीज से मूव करते हैं, फ्लैजिला से मूव करते हैं। बैक्टीरिया मूव करते हैं बहुत सारे तरीकों से, लाइक स्क्वर्मिंग करेंगे, ग्लिंडिंग करेंगे, प्रोपल्जन करेंगे। स्क्वर्मिंग मतलब मूवमेंट करना, ग्लिंडिंग मतलब एक घूमना एक तरीके से, और प्रोपल्जन मतलब अपने फ्लैजिला को कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स करना, कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स करना। इस किस्म के मूवमेंट को हम कहते हैं जेट प्रो सॉरी, इसको एक अलग टर्म के लिए जेट प्रोपल्जन कहा जाता है, लेकिन आप यहाँ पे इसको सिंपली प्रोपल्जन कह सकते हैं, जिसमें बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपने फ्लैजिला को पहले फ्लैजिला को इस तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट करके एकदम जब रिलैक्स करते हैं या छोड़ते हैं तो बैक्टीरिया आगे की तरफ मूव करता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि किसी भी बैक्टीरिया के अंदर जो लोकोमोशन करवाने वाला ऑर्गन है वो उसका फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला कैसा है, जो रोटेट भी कर सकता है ताकि बैक्टीरिया मूव कर सके, और मोटर बोट की तरीके से काम करता है। मोटर बोट किसको बोलते हैं, जो इस तरीके से सर्कुलर मूवमेंट में रोटेट करती है ना, उसको बोलते हैं मोटर बोट। तो उस तरीके से ये फ्लैजिला काम करते हैं। तो फ्लैजिला मूवमेंट मूवमेंट करता है थ्रू सॉरी बैक्टीरिया मूवमेंट करता है थ्रू फ्लैजिला इजीली, और इसको हम प्रोपल्जन भी कह सकते हैं, ग्लिंडिंग भी कह सकते हैं, डिफरेंट टर्म्स यूज कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट, उसके बाद हम बात करते हैं अपने बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बैक्टीरिया। तो इसको स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ऑलराइट, सबसे पहले अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, आपको पता है देयर आर टू वेरी सिंपल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। Number one is asexual reproduction and the other another one is sexual reproduction. Asexual reproduction हम उस reproduction को कहते हैं जिसमें one parent required हो, like किसी की fusion, किसी की fertilization, किसी की कोई भी दो चीज आपस में मिक्स नहीं हो, लाइक एक ही पेरेंट से कैसे भी करके कोई दूसरा जानदार बन रहा है, उसको हम कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल उसको कहेंगे जिसमें कोई दो डिफरेंट चीजें आपस में या उस उनकी कोई चीजें आपस में फ्यूज करें, उसको हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर हम इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन किस्म की होती है बैक्टीरियाज में: बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फ्यूजन। ओके नेक्स्ट, पहले हम अगर बडिंग की बात करें तो बडिंग सिंपली क्या है, देखें। In this case, small bud formation from a parental cell and daughter cell finally gets separated from the parent cell. देखें, अगर बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के ऊपर एक छोटी सी बड निकल आए, बड हम कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में आप इसको आउटग्रोथ कह सकते हैं ना। जैसे कि आप यहाँ पर डायग्रामेटिकली भी देख रहे हैं कि एक जो है ना पेरेंट पेरेंट बैक्टीरिया, ठीक है, उस पे क्या हो रही है, छोटी सी बड निकलना स्टार्ट हो रही है। निकलते निकलते वो बड प्रॉपर तरीके से हो जाती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस भी, जो बैक्टीरिया का न्यूक्लियस है ना, वो भी कॉपी होकर डिवाइड हुआ है। तो बैक्टीरिया ने भी एक न्यूक्लियस रिसीव कर लिया, तो आप देखेंगे अब इसके अंदर न्यूक्लियस भी आ गया। अगले उसमें देखेंगे तो वो प्रॉपर तरीके से डिवाइड हो रहा है, और जो बड लगा हुआ था ना छोटा सा बैक्टीरिया पे, वो अब उससे सेपरेट होने की कोशिश कर रहा है। तो सेपरेट होकर वो क्या बना लेगा, डॉटर सेल कहलाएगा। और पेरेंट सेल कौन कहलाएगा, जिसमें से बड बना है। तो नेक्स्ट अगर लास्ट वाली पिक्चर में आप देखें तो इसी बड से एक तरीके से एक ही मतलब लॉन्ग चेन बन सकती है बैक्टीरिया की बडिंग के थ्रू। तो बडिंग अब बहुत ही सिंपल यानी कि समझने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है, जिसमें सिर्फ बड निकलती है। बड बोलते हैं किसी भी आउटग्रोथ को, किसी चीज पे लगे हुई जैसे छोटी सी और उसी जैसी चीज निकलना शुरू हो, उसको हम बड कहेंगे। बड निकल के जब सेपरेट होके एक अलग सेल में तब्दील हो जाए तो उसको हम कहेंगे बडिंग। तो बैक्टीरिया जो है बडिंग के थ्रू भी रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके नेक्स्ट, सेकेंड ही है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का कैसा प्रोसीजर है, फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें रिप्रोडक्शन हो रही है, लेकिन जो मतलब नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है वो पेरेंट सेल के एक किसी एक फ्रेगमेंट से बन रहा है। लाइक ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ फुली ग्रोन इंडिविजुअल। जैसे मैं यूं समझ, जैसे आप इस तरीके से समझ लें कि पेरेंट सेल का कोई भी एक फ्रेगमेंट यानी कोई भी एक स्मॉलर सा पार्ट भी अगर हट गया है उनसे या निकल गया है, तो वही पार्ट दोबारा से ग्रो कर लेगा उसी पेरेंट जैसे एक स्ट्रक्चर में। इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, यानी फ्रेगमेंट से ही नए जानदार का बन जाना।
और जो नया जानदार बन रहा है उसको हम डॉटर सेल कहेंगे, और जिससे बन रहा है उसको हम पेरेंट सेल कहते हैं। तो सिंपल है, फ्रेगमेंटेशन भी बहुत ज्यादा। ओके नेक्स्ट। ओके ये पिक्चर थोड़ी सी ब्लर है, बट अगर आप फोकस करेंगे तो यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेल डिवीजन की बात हो रही है कि एक सेल डिवाइड कैसे हो रहा है। सेकेंडली अगर आप फ्रेगमेंटेशन देखेंगे, फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा है, अगर आप इस तरफ देखिए तो एक लॉन्ग चेन हैगी जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, यानी कि एक लॉन्ग चेन है। इसी लॉन्ग चेन में अगर आप सेकंड तौर पे देखें तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स, टुकड़े टूट गए। तो बिल्कुल ही सिमिलर फ्रेगमेंटेशन का तरीका है कि एक पेरेंट सेल के टुकड़े हो जाएं और उन्हीं टुकड़ों से नया बैक्टीरिया डेवलप हो जाए, उसको हम कहेंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे फ्रेगमेंटेशन। ओके नेक्स्ट। उसके बाद हम बात करते हैं बाइनरी फिजन के बारे में। बाइनरी फिजन भी बहुत ज्यादा सिंपल है। इसमें सिंपली क्या होता है, इट इज अ डिवीजन ऑफ अ सिंगल सेल into two or more cells and the regeneration of those cells into separate entities resembling the original cell। मतलब बाइनरी फिजन हम उस प्रोसीजर को या उस तरीके कार को कहते हैं जिसमें एक सिंगल सेल डिवाइड हो दो या दो से ज्यादा सेल में, और उसके बाद जब एक सेल आप अज्यूम करें कि अगर एक सेल डिवाइड हो रहा है दो सेल में, तो जाहिर है उसका रिमेनिंग पार्ट जो डिवाइड हो चुका है वो दोबारा क्या आएगा, रीजनरेट होएगा। जब एक बैक्टीरिया बीच से आधा हो गया है तो वो आधा आधा हो गया है, हो तो अलग गए हैं लेकिन आधे आधे होने की वजह से वो फर्दर सर्वाइव नहीं कर सकते, तो बाकी का जो पार्ट है वो रीजनरेट होता है सेल्स के अंदर खुद से, और वो बिल्कुल वैसा होना चाहिए जैसा कि ओरिजिनल सेल था जिसमें से डिवीजन हुई है। तो बाइनरी फ्यूजन हम सिंपली कहते हैं किसी एक सिंगल सेल का दो या दो से ज्यादा सेल्स में टूटना। ओके नेक्स्ट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिंपली बहुत वेरी सिंपल है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे पहली डायग्राम देखें, क्या हो रहा है सिंपली कि सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल रेप्लिकेट्स एंड बोथ कॉपीज अटैच्ड टू द सेल मेम्ब्रेन। मतलब एक सिंगल जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेट मतलब अपनी कॉपी बनाता है। कॉपी बनाने के बाद सेकंड अगर डायग्राम में आप देखें, द सेल मेम्ब्रेन बिगिंस टू ग्रो बिटवीन द टू डीएनए मॉलिक्यूल। जब एक डीएनए मॉलिक्यूल दो डीएनए मॉलिक्यूल में डिवाइड हो गया है तो दोनों अपोजिट साइड मूव करेंगे और सेंटर से सेल मेम्ब्रेन जो है ना ग्रो करना शुरू कर देगी। ओके नेक्स्ट। थर्ड स्टेप में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्लियरली क्या है कि आइडेंटिकल डॉटर सेल बन गए। मतलब सेल मेम्ब्रेन जो बीच से बन रही थी वो कंप्लीटली बन गई है। अब आपको एक जैसे डॉटर सेल्स नजर आ रहे होंगे। इसके बाद अगर नीचे की तरफ देखें, द सेल मेम्ब्रेन बिगिंस टू पिंच इनवर्ट सेल वॉल देन फॉर्म्स बिटवीन द टू डीएनए मॉलिक्यूल डिवाइडिंग द ओरिजिनल सेल इनटू टू। मतलब सिमिलर वही वाली बात है कि जो सेल वॉल है ना किसी भी उसकी, वो मजीद जो है ना डिवाइड बीच से डिवाइड होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से डीएनए मॉलिक्यूल भी डिवाइड होगा और एक सेल दो सेल के अंदर सिंपली डिवाइड हो जाएगा। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पर और बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से बाइनरी फिजन का प्रोसीजर बताया गया है कि एक सिंपल बैक्टीरिया था जिसके दरमियान में एक रिंग बनी। रिंग जो बनाने वाले हैं वो कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि डीएनए मॉलिक्यूल को रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। तो डीएनए मॉलिक्यूल जब आपस में बीच से रेप्लिकेट हो रहा है, रेप्लिकेट होकर वो डिवाइड हो गया और उसके दरमियान में दो सेल्स, मतलब एक दीवार बनने लगी जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जब प्रॉपर तरीके से दीवार बन गई है तो दो डॉटर सेल डेवलप हो गए, और इन डॉटर सेल को अगर बाहर देखे जाए इसके ऊपर एक सेल इन्वेलप होगा और इसके अंदर जो ब्लू कलर का मेंशन है वो डीएनए है। सिमिलर प्रोसीजर दोबारा से रिपीट होगा और इसी तरीके से बैक्टीरिया अपनी तादाद में बढ़ते रहेंगे थ्रू बाइनरी फिजन। बाइनरी लफ्ज का मतलब भी टू ही है, तो बाइनरी फिजन सिंपली हम इसको कह सकते हैं। ओके नेक्स्ट। उसके बाद अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको मैंने बताया कि कोई दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड हैं या कोई दो रिक्वायरमेंट दो होनी चाहिए कि कोई चीज आपस में फ्यूज हो, ये जरूरी है। यानी किसी एक चीज से, एक ही बैक्टीरिया से नया बैक्टीरिया नहीं बनेगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो मेनी प्लास्मिड्स
प्लास्मिड्स मैंने आपको बताया डीएनए मॉलिक्यूल को कहते हैं जो सर्कुलर फॉर्म में अरेंज लगा हुआ होता है यानी मौजूद होता है बैक्टीरिया के अंदर। तो मैनी प्लास्मिड्स कैन इंसर्ट into the DNA of the nucleus and detach from it. In doing so, the plasmid may leave part of the plasmid DNA behind and take some of the nuclear DNA with it. यानी अगर बैक्टीरिया के किसी प्लास्मिड को इंसर्ट किया जाए किसी और के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद डीएनए में, तो और फिर उसको जो है ना दोबारा से डिटैच यानी दोबारा से अलग किया जाए, तो जो प्लास्मिड अटैच किया गया था वो कुछ ना कुछ अपने प्लास्मिड के डीएनए वहां छोड़कर आएगा और वहां का जो न्यूक्लियर का डीएनए था वहां से कुछ पार्ट लेकर आएगा। इस तरीके से दो चीजों के कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिर देन क्या होगा कि वो जो प्लास्मिड है वो ट्रांसफर होगा फ्रॉम सेल टू सेल, और सीड जो सेल है वो बिल्कुल सेम बैक्टीरियल स्पीशी जैसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें दो डिफरेंट डीएनए आपस में एक तरीके से समझ में मिक्स हुए। तो दो डिफरेंट डीएनए मींस दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तो जो बैक्टीरिया की स्पीशी बनेगी वो सेम नहीं होगी। ओके Okay, thank you. So there are three, processes that a bacteria can reproduce through sexually. तो पहली जो टाइप है वो कॉन्जुगेशन है, जो दूसरी है वो ट्रांसफॉर्मेशन है, और जो थर्ड है वो ट्रांसडक्शन है। ये तीन तरीके कार्य हैं जिससे बैक्टीरिया सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। सबसे पहले हम कॉन्जुगेशन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट, कॉन्जुगेशन किसको कहते हैं? सिंपली one bacterium connects itself to another through a protein tube structure called a pilus. Genes are transferred from one bacterium to other through this tube. तो सिंपली अभी हमने एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखा, उसके ऊपर मैंने आपको बताया पाइलस जैसे स्ट्रक्चर्स यानी वो जो ट्यूब से निकली हुई है बहुत सारी बैक्टीरिया पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटे छोटे हेयर्स निकले हैं, वो हेयर्स नहीं है एक्चुअली, दे आर ट्यूब्स। तो वो ट्यूब्स को हम पाइलस कहते हैं, वो प्रोटीन की बनी हुई है। तो सिंपली क्या होता है, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से जाकर कनेक्ट होगा और उसके अंदर क्या इंसर्ट करेगा, अपनी प्रोटीन जो ट्यूब है ना वो उसके अंदर इंसर्ट करेगा, जिसको हम पाइलस कह रहे हैं। उसके जरिए क्या होगा, वो एक बैक्टीरिया अपने जीन्स को ट्रांसफर करेगा दूसरे बैक्टीरिया में थ्रू दीज ट्यूब्स। तो इस तरीके से एक बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर सकता है। इस प्रोसीजर को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट, यहाँ पर अगर आप देखेंगे सिंपली तो आपको यहाँ पर सबसे पहले एक चीज नजर आ रही है, एक तो डोनर है और एक रिसिपिएंट है। डोनर वो है जो अपना डीएनए देने वाला है और रिसिपिएंट वो है जो रिसीव करने वाला है। और इसके अंदर जो आपको ऑरेंज या से कलर के ब्राउन से कलर के जो धागे नुमाई के स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसको हम क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं, और ये जो ब्लू कलर का है ये कुछ अनदर पार्ट ऑफ डीएनए है, इसको हम प्लास्मिड कहते हैं। अब सिंपली क्या हो रहा है आप सिंपली देख सकते हो, एक पाइलस यानी एक आउटग्रोथ जो है सेकेंड स्टेप में आप देखेंगे वो आउटग्रोथ दूसरे बैक्टीरिया को जाकर इंसर्ट हो गई है। थर्ड स्टेप में आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक बैक्टीरिया का जो जीन्स हैं वो ट्रांसफर हुई है दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, और आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, दोनों बैक्टीरिया अदर हो जाएंगे मतलब अलग हो जाएंगे। तो अब एक बैक्टीरिया की सिमिलर चीज दूसरे बैक्टीरिया में आ गई, दैट इज प्लास्मिड। पहले उसमें प्लास्मिड नहीं था। तो इस तरीके से एक बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है, और क्योंकि इसमें दो बैक्टीरिया की नीड पड़ी है इसलिए हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके नेक्स्ट, उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत इजी प्रोसीजर है। इसमें क्या होता है, द बैक्टीरियम बाइंड्स द डीएनए एंड ट्रांसपोर्ट इट अक्रॉस द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, बाइंड्स द डीएनए, डीएनए से बाइंड हो जाता है एंड ट्रांसपोर्ट्स इट अक्रॉस द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। द न्यू डीएनए इज देन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द बैक्टीरियल सेल्स डीएनए। मींस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, एक बैक्टीरिया के डीएनए किसी और बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर इंसर्ट या ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ओके नेक्स्ट, ओके हियर यू कैन सी द वेरी सिंपल प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले जो एक बैक्टीरिया है और उसका बैक्टीरिया का सेल है और उसके अंदर जो पिंक कलर के हैं वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है। तो सिंपली क्या हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन में, एक बैक्टीरिया का डीएनए मॉलिक्यूल जा रहा है दूसरे बैक्टीरिया के अंदर
और जब वो चला जाएगा तो वो दूसरे बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के साथ जाकर थर्ड स्टेप में अगर आप देखें अटैच हो जाएगा। तो इसको हम सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ओके नेक्स्ट, द थर्ड टाइप इज ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन हम कहते हैं द एक्सचेंजिंग ऑफ बैक्टीरियल डीएनए थ्रू बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेजेस हम ऑलरेडी यस्टरडे पढ़ चुके हैं डिटेल्ड में कि बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को इफेक्ट करता है, बैक्टीरिया को खाता है, या बैक्टीरियल वायरस है कहने का मकसद बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज के जरिए एक किसी बैक्टीरिया का डीएनए किसी और बैक्टीरिया के अंदर एक्सचेंज ऑफ बैक्टीरियल डीएनए, मतलब बैक्टीरिया अपना डीएनए एक्सचेंज करता है विद बैक्टीरियो थ्रू बैक्टीरियोफेजेस। तो इस किस्म की यू समझ लें रिप्रोडक्शन को हम ट्रांसडक्शन कह सकते हैं, जिसमें एक्सचेंजिंग हो बैक्टीरियल डीएनए की, किसके जरिए, बैक्टीरियोफेजेस के जरिए। ओके नेक्स्ट, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि दो यहाँ पर साइकिल्स ऑलरेडी मौजूद हैं और हम कल इनको मजीद डिटेल पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने सिंपली तौर पे देखा कि किस तरीके से एक बैक्टीरियोफेज अपनी लाइटिक साइकिल करता है और लाइसोजेनिक साइकिल करता है। लाइटिक साइकिल में क्या होता है, बैक्टीरिया का जो सेल है वो क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, जबकि लाइसोजेनिक साइकिल में दोनों मिलकर आपस में रहते हैं। तो एक तरफ अगर आप देख रहे हो तो फेज, यानी फेज हम कह रहे हैं वायरस को, तो वो क्या हो रहा है, वो सिंपल ट्रांसडक्शन कर रहा है। ट्रांसडक्शन हम कह रहे हैं इंसर्शन कर रहा है अपना डीएनए इनटू बैक्टीरिया। तो पहले तो वो बैक्टीरिया उस पर वायरस जो है फेज वो बैक्टीरिया पर बैठ रहा है, उसके बाद वो उसका इफेक्ट कर रहा है बैक्टीरियल सेल को इफेक्ट करने के बाद अपना जो है वो यूँ समझ लिए डीएनए इंसर्ट कर चुका है इनटू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर जब वायरस का डीएनए चला गया है तो वो डीएनए रेप्लिकेशन करेगा। उसके रेप्लिकेशन करने से बहुत सारे जो है ना यूँ समझ लें कि वायरसेस बनेंगे। वायरसेस बनेंगे सिमिलर वैसे वायरसेस जैसा कि वायरस आकर सेल के ऊपर बैठा था, बिल्कुल उसी की कॉपीज बनेंगी बहुत सारी। तो जब बहुत सारे हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है जो बैक्टीरिया का कैप्सिड है वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। उसके फटने की वजह से सारी की सारी ये जो फेजेस बने हैं बैक्टीरियोफेजेस ये रिलीज हो जाएंगे। रिलीज होने के बाद ये सिमिलर प्रोसीजर किसी और के साथ ट्राई करेंगे और इसी तरीके से एक तरीके से ना ये इस वाली साइकिल को हम लाइटिक साइकिल कहते हैं। अगर सेकंड स्टेप्स में आप देखें तो ये लाइसोजेनिक साइकिल है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, एक फेज है उसने अपना डीएनए इंसर्ट किया और वो डीएनए जाकर अंदर मिलकर यानी कि मिल गया है किसके साथ, बैक्टीरियल डीएनए के साथ। बैक्टीरियल डीएनए के साथ जब बैक्टीरिया मिल जाएगा तो क्या होगा, जब यही बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, यानी अब ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर इसका अपना भी प्लाज्मिड है और उसी प्लाज्मिड के अंदर जो थोड़ा बहुत डीएनए का जो वायरस ने अपना डाल दिया था इसके अंदर डीएनए का मॉलिक्यूल वो भी लगा हुआ है। तो एट अ टाइम इसके अंदर दो चीजें मौजूद है। अब जब ये बैक्टीरिया डिवीजन करेगा, जितनी ज्यादा डिवीजन करेगा सेम चीज ट्रांसफर होती रहेगी उतने बैक्टीरियाज में। तो एक तरीके से बड़ी तादाद में बैक्टीरिया बन जाएंगे जिसके अंदर वायरल डीएनए होगा। उसके बाद क्या होगा, यही वायरल डीएनए उसी प्लाज्मिड से जब निकल जाएगा यानी कि अलहदा हो जाएगा तो वो दोबारा से लाइटिक साइकिल में आ जाएगा। लाइटिक साइकिल में आके सिमिलर चीज होगी कि वो अपना डीएनए रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेट करने के बाद बहुत सारे वायरसेस बन जाएंगे। वायरसेस बनने के बाद सेल फूल जाएगा, लाइक बर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे वायरसेस बन जाते हैं। बर्स्ट हो जाने के बाद की बहुत सारे वायरसेस जो है ना रिलीज हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल है, लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल बहुत क्लियर है कि बैक्टीरिया कुछ टाइम तक लाइसोजेनिक साइकिल में रहता है, देन बैक्टीरियोफेज उसको लाइटिक साइकिल में कब कन्वर्ट करता है, जब वो उसको साथ नुकसान पहुंचाना होता है। तो इस तरीके से वायरसेस जो है वो रेंडमली और सेकेंड्स के अंदर अपनी जो है ना तादाद बढ़ाते हैं। ओके नेक्स्ट, यहाँ पे सिमिलर है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वो वायरस है जो कि इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियाज को। और किस जरिए से बैक्टीरियोफेज जो है ना इफेक्ट करता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसडक्शन, एक तो जनरलाइज्ड है एक स्पेशलाइज्ड है। ऑलरेडी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। एक जनरलाइज्ड यानी जनरल ट्रांसडक्शन है जिसमें एक बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए इंसर्ट कर रहा है। एक स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन है जिसके अंदर एक डीएनए, जब इस वायरस अपना डीएनए इंसर्ट कर रहा है बैक्टीरिया में तो वो डीएनए उस बैक्टीरिया के अंदर जाकर प्लाज्मिड के साथ मिलकर अटैच हो गया है,
जिसके बाद फर्दर लाइसोजेनिक साइकिल हुई है। तो 2 किस्म की ट्रांसडक्शन होती हैं और ये ट्रांसडक्शन का प्रोसीजर बैक्टीरियोफेज के जरिए होता है। तो बहुत सिंपल था आज का ये वाला टॉपिक। नेक्स्ट, ओके, अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो बैक्टीरिया देयर आर मतलब 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहला है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा आएगा हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक कहते हैं वो जो अपना खाना खुद ही बना रहे हैं, और हेटेरोट्रॉफिक हम कहते हैं वो जो अपना खाना किसी और से हासिल कर रहे हैं। ऑटोट्रॉफिक फर्दर मोर डिवाइडेड इन 2 में, फोटोऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटोऑटोट्रॉफ उनको बोलते हैं जो सूरज की रोशनी से अपना खाना खुद ही बना रहे हैं, जबकि कीमो ऑटोट्रॉफ कहते हैं वो जो केमिकल रिएक्शंस करके अपनी एनर्जी बनाते हैं, लाइक अपना फूड बनाते हैं। हेटेरोट्रॉफिक की बात करें तो हेटेरोट्रॉफिक 2 किस्म की होंगी, या तो वो पैरासाइटिक होगा या वो सेप्रोफाइटिक होगा। पैरासाइटिक है तो पैरासाइटिक वो बैक्टीरिया है जो किसी और के साथ या उसमें रहे, उससे खाना भी हासिल कर रहा है और उसको नुकसान भी पहुंचा रहा है। जबकि सेप्रोफाइटिक उसको कहेंगे जो किसी डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करके खाना हासिल कर रहा है। इस किस्म के बैक्टीरिया को हम सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया कहते हैं, सिमिलर वर्डिंग में। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद है बैक्टीरिया का हम ह्यूमन बींग्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। अगर आप देखिए अपनी स्क्रीन पे तो सबसे पहला पॉइंट मेंशन है कि बैक्टीरिया जो है वो बहुत सारे नुकसान कर रहा है हमारे लिए, जैसे डिजीजेस करता है, फूड स्पॉयलेज, हमारा खाना वगैरह जो खराब होता है, फूड पॉइजनिंग भी बैक्टीरिया करता है, एग्रीकल्चर डैमेज भी बैक्टीरिया कर रहा है, पॉल्यूशन भी बैक्टीरिया कर रहे हैं। तो इतनी सारी हार्मफुल चीजें बैक्टीरिया कर रहे हैं, तो क्या बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं? तो बहुत सारी चीजों में बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत ज्यादा जो है ना यूं समझते हेल्पफुल है। जैसे बैक्टीरिया हमें डेयरी प्रोडक्ट्स में काम आते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे विनीगर्स हो गया, इसके अलावा जैसे बटर हो गया, या दही, दूध से दही का बनना, ये सारी चीजें जो हम डेयरी के लिए इस्तेमाल, डेयरी में इस्तेमाल करते हैं, वो तमाम प्रोडक्ट्स के लिए आप बैक्टीरिया जो है ना यूज कर सकते हैं। लाइक बैक्टीरिया यूज होता है मिनरल्स बनाने के लिए, केमिकल्स बनाने के लिए, इवन के बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स हम कह सकते हैं दवाइयों को, तो वो दवाइयां वगैरह भी हमारी बैक्टीरिया के जरिए ही बनती हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया हमारे लिए किस लिए फायदेमंद है? बैक्टीरिया का क्या काम है? डेड चीजों को डिकम्पोज करना। तो जब बैक्टीरिया डेड चीजों को डिकम्पोज करते हैं तो उसकी वजह से नाइट्रोजन सप्लाई होता है सॉइल के अंदर। लाइक अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि एक प्लांट है जो कि डेड हो गया है और गिर गया है, तो बैक्टीरिया क्या करेंगे? उस प्लांट को डिकम्पोज करेंगे, जिसकी वजह से उसकी मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन बनेगा। नाइट्रोजन से जो दूसरा प्लांट बनेगा उसी मिट्टी के अंदर, वो ज्यादा हेल्दी बनेगा। तो एक तरीके से बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, एंटीबायोटिक्स के जरिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं, कमर्शियली भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीजों में बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर बैक्टीरिया को एलिमिनेट कर दिया जाए तो क्या होता है? क्या ये क्या होगा सिंपली कि प्लांट्स एनिमल्स जो है ना लाइफ वुड डाई सून, और बैक्टीरिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस आल सर्वाइवल ऑन अर्थ। यानी बैक्टीरिया है तो बहुत ही स्मॉलेस्ट, क्या हम उसको कंसीडर भी नहीं कर सकते कि वो हमारे लिए क्या क्या फायदेमंद चीजें कर रहे हैं। लेकिन बैक्टीरिया के होने से बहुत सारे फायदे हैं हमारे, कि अगर ये ना हो तो हमारे सर्वाइवल रेट बहुत कम हो जाएगा, हमारा सर्वाइव करना बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे लिए डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। एज वेल एज बहुत सारी चीजें हमें इससे प्रोवाइड हो रही हैं। तो बैक्टीरिया बहुत जितने स्मॉलेस्ट है उतने ज्यादा हेल्पफुल भी हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, लेकिन कई सारी चीजों में बैक्टीरिया हमारे लिए काफी हार्मफुल भी है, जैसे क्रॉप्स वगैरह को खराब करने में, और मुख्तलिफ चीजों में बैक्टीरिया हमारे लिए काफी ज्यादा हार्मफुल भी है बहुत सारे। ओके, नेक्स्ट, ऑल राइट, सो we are completed we have completed today's lecture. So it was all about the kingdom Monera, in which we have discussed cyanobacteria, bacteria, and all the things that is included in the chapter. I'm hopeful that you get it. If you have any confusion or anything, if you did not get it, so you can freely ask. We are here to reply you, to respond to you. Okay, thank you so much for listening. So we will definitely come in the next class with another lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.